नमस्कार, मैं विकास पचौरी। एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो जी से बच्चों ने बातचीत की है उन विषयों पर जो बच्चों से ही संबंधित है। कम उम्र के नाबालिग और मासूम बच्चों के साथ देश में जो अश्लील हरकतें होती हैं, जो अभद्र व्यवहार होता है, उससे उन बच्चों को कैसे निजात दिलाई जा सकती है, यह विषय है इस बातचीत का। इस वीडियोस को बच्चों को भी पूरा ज़रूर देखना चाहिए ताकि उनके साथ जब भी कभी विपत्ति की स्थिति बने तब उन्हें यह जानकारी काम आए। साथ साथ परिवार के गार्जियंस सदस्यों को भी इस वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए कि उन्हें यह पता रहे कि यदि उनके बेटे या उनकी बेटी के साथ कोई अभद्र या अश्लील हरकतें कर रहा है तो इस समय उन्हें क्या करना चाहिए। एक अनुरोध ये है कि ये छोटे बच्चों के द्वारा तैयार किए हुए हमारे कार्यक्रमों को आप प्रोत्साहित इसलिए करें कि इन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा और बेहतर आपको परोस सकेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जो दूसरे वीडियोस हैं उनकी सूचना आपको समय पर मिल सके। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विकास का प्रयास में। नमस्कार, मैं सलोनी पचौरी और मैं अंशुमन देवलिया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अंकल, आप हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए हम ये कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो दीदी और पहले खुशी आप बड़ी हैं। अंकल, जो छोटी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या एक्शन लेते हैं? जो सेक्सुअल हरासमेंट है या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ हो, वो लड़कों के साथ भी होता है। जैसे मैंने बताया कि भारत में इस तरीके की वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए दुनिया का सबसे सख्त कानून है। भारत का कानून एक ऐसा कानून है, अगर किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको मौत तक की सज़ा हो सकती है, फांसी भी दी जा सकती है। उस कानून का नाम पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसमें तुम्हारी तरीके के बहुत से बच्चे भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, तो उन सब के लिए, और इसको फिर आप लोग भी बच्चों को बताना उनके लिए। सबसे पहली चीज़ है बच्चों को इसकी कंप्लेंट करना। सबसे पहले अगर कोई आप में से किसी के साथ ऐसा करता है तो 3 स्टेप्स है। पहली क्या? पहली स्टेप है चिल्लाना है, खूब जोर से चिल्लाना है। चिल्लाना आता है? शो पे चिल्ला के बताओगे? चिल्लाना है। उसके बाद भाग जाना है और भागकर जिस पर विश्वास हो उसको बताना है। वो माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। हम स्कूल में भी होते हैं तो कोई एक टीचर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ट्रस्ट होता है। हम घर में भी होते हैं तो बहन, बड़े भाई, बुआ, मौसी, चाची, पापा, मम्मी, कोई तो होता है सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, जाकर तुरंत उसको बताना है। और उनका ये काम है कि इसको इमीडिएटली पुलिस को बताएं। जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो पुलिस इसमें फिर पीनल एक्शन लेती है, FIR होती है, उसका मुकदमा दर्ज होता है और फिर वो आदमी जेल चला जाता है। लेकिन इसमें ज़रूरी है रिपोर्ट करना। बच्चों के लिए हमने एक बहुत ही सरल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इस तरीके की घटनाओं के लिए बनाया हुआ है। उसको पॉक्सो ई-बॉक्स कहते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में सजेशन बॉक्स होता है, कंप्लेंट बॉक्स होता है, उसमें कुछ लिख के डाल सकते हैं। अब स्कूल में तो कोई उसे खोल के पढ़ लेगा, लेकिन कमीशन तो स्कूलों में नहीं है, एनसीपीसीआर तो सब जगह नहीं है। एनसीपीसीआर ने सोचा कि हम सारे बच्चों के लिए एक बॉक्स कैसे बना सकते हैं। इस देश में कितने बच्चे हैं? 55 करोड़ बच्चे हैं। 55 करोड़ बच्चों के लिए एक बक्सा बन जाए जिसको हम रोज खोल के देख सकें। तो हमने एक ई-बॉक्स बनाया है, वो हमारी वेबसाइट पर है, पॉक्सो ई-बॉक्स।
उसमें 6 पिक्टोरियल सिचुएशंस हैं। आप अपना नाम नहीं देना चाहते मत दीजिए, कोई एक चीज़ या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वो दे दीजिए। और उसमें 6 पिक्टोरियल सिचुएशंस हैं कि सेक्सुअली हैरास या असॉल्ट कहाँ किया गया, बस में, स्कूल में, घर पे, अलग अलग सिचुएशंस है, रास्ते में, सड़क पे, वो सिचुएशन क्लिक करनी है और कंप्लेंट करनी है। तो सिचुएशन क्लिक करके बटन दबाते हैं तो 15-20 सेकंड के अंदर हमारे पास कंप्लेंट आ जाती है। विदिन 24 आवर्स हम बच्चे से कॉन्टेक्ट करते हैं और उसके 24 घंटे के अंदर हम पुलिस को सतर्क करते हैं कि जाओ बच्चे की मदद करो, उसको रेस्क्यू करो, उसको जो भी परेशान कर रहा है उसको जेल में डालो। अभी आपने बताया कि ये मेल के द्वारा हम आपको बता सकते हैं, पर जैसा कि जो बच्चे हैं जो इतना नहीं जुड़े हैं टेक्नोलॉजी से, वो लोग आपसे कैसे संपर्क करें? जिन बच्चों को ये सुविधा नहीं है उनके लिए एक नंबर है 1098 1098। एक बार बोलो मेरे साथ, 1098। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1098। याद करना है तो कैसे बोलेंगे? 1098। उल्टी गिनती किसको आती है? करके बताओ 10 से उल्टी गिनती। 10, 9 और 8, ये तो उल्टी गिनती है ना। तो ये नंबर ऐसा है जो बड़ी आसानी से याद हो जाए, 10, 9 और 8। इस पे फ़ोन करके बताते हैं तो उनकी मदद होती है, इमीडिएटली मदद होती है। कभी कोई बच्चा अपनी मर्जी से चाइल्ड लेबर कर रहा है तो आप ओनर के खिलाफ एक्शन लेते हैं कि? देखो ऐसा है कि बच्चे की मर्जी तो बचपन को जीने में है, हम उसके ऊपर अपनी ज़रूरत, अपनी डिमांड्स, अपनी इच्छाएं, अपने ऑर्डर्स जब थोप देते हैं तब वो चाइल्ड लेबर करता है। और अगर बच्चा अपनी किसी भी कारण से अगर काम कर रहा है तो बच्चे की मर्जी नहीं हो सकती, देश का कानून ये मानता है। और भारत में बच्चों को बाल श्रम के दुष्चक्र में फंसने से बचाने के लिए एक CLPRA एक्ट है, कानून है, जो ये कहता है कि बच्चे 14 साल की उम्र तक किसी भी प्रोसेस में काम नहीं करेंगे सिवाय उनके घर की कोई दुकान है। दुकान में जैसे मान लीजिए आपका एक स्टूडियो है, आपके पापा को खाना खाने जाना है तो उन्होंने कहा आधे घंटे आप स्टूडियो में देख लो, कोई कस्टमर आए तो बैठा लेना, तो ये परमिशेबल है। लेकिन अगर आपके पापा आपसे कहें कि सलोनी स्कूल नहीं जाना, आज से स्टूडियो बैठना है, तो फिर पापा जेल जाएंगे। तो ये तो मर्जी तो नहीं हुई, सलोनी को तो स्कूल जाना है, इसे तो स्टूडियो नहीं चलाना है। तो ये हम मर्जी नहीं मान सकते और कानून भी मर्जी नहीं मानता। इसलिए जो भी प्रोप्राइटर होगा, जो भी बच्चे को एम्प्लॉय करेगा, उसको सजा मिलती है, ये कानून का प्रावधान है। अंकल, जो छोटे बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में फिर उसके लिए एक बहुत ही सख्त लीगल फ्रेमवर्क है जिसको PCPNDT एक्ट कहते हैं। हम भी देश भर में उसको, उसकी रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है उसके माध्यम से ये पूछते हैं कि कितने उसमें आप लोगों ने कार्रवाई की। ऐसे लोग, चाहे वो डॉक्टर हो या मेडिकल प्रोफेशनल ना हो, अगर बच्चों को पेट में मारने का काम करते हैं तो सरकार उनको सज़ा देने का काम करती है, उनको जेल भेजने का काम करती है। और अभी जो सरकार देश में है, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस बात को लेके बड़े सख्त थे और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये अच्छा रिजल्ट हुआ है कि जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशो, मेल और फीमेल चाइल्ड का बहुत बड़ा अंतर था, वो अंतर अब कम होना शुरू हुआ है।
हमने हरियाणा जैसे राज्यों में सफलता पानी शुरू की है, जहाँ पे पेट में बच्चों को मार देने का एक बहुत ही व्यापक पैमाने पे ये कुरीति थी। लेकिन अवेयरनेस आ रही है, कानून का पालन हो रहा है, दोषी जेल जा रहे हैं, तो ये फर्क पड़ रहा है। कभी किसी के माता पिता की डेथ हो गई है और उसके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो फिर क्या करेगा वो? एग्जैक्टली ऐसे सभी बच्चे जिनके माता पिता या घर के अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई या डेथ नहीं हुई है, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहाँ माता पिता फिजिकली डिसेबल्ड है या किसी ऐसी बीमारी से परेशान है कि काम नहीं कर सकते, या बहुत बूढ़े हैं जो काम करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे सभी बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के एक सेक्शन 45 करके एक सेक्शन होता है, उसमें स्पॉन्सरशिप दिए जाने का प्रावधान है। स्पॉन्सरशिप में एक 2000 रुपये की रकम उनको दी जाती है, और अगर वो बिल्कुल अलोन हो, वो घर पे उनके कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, तो सरकार ने चिल्ड्रन होम्स ऐसे बच्चों के लिए खोले हुए हैं, फिर उनका लालन पालन पोषण वहाँ होता है। लेकिन सरकार का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, और ये सब कुछ देने के लिए हर ज़िले में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो बच्चों से संबंधित इन बातों को सुनती है और ऑर्डर्स करती है सरकार को। एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है। तो ये एक तरीके का सेफ्टी नेट है जो बच्चों को मिला हुआ है, और उस पर काम होता है। कभी उस बच्चे को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो वो क्या करेगा? एग्जैक्टली सरकार को भी ये चीज़ समझ में आई, और जब ये कोविड की समस्या शुरू हुई तब सरकार ने NCPCR से बोला कि ऐसे बच्चे जो ऐसी मुसीबत में फंस गए, उनकी इंफॉर्मेशन सरकार तक कैसे पहुंचे, उसके लिए मैकेनिज्म बनाना चाहिए। फिर हमसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, बच्चों की चिंता तो देश में सबको है। फिर हमने एक पोर्टल तैयार किया। उस पोर्टल का नाम है बाल स्वराज। स्वराज समझते हो? फ्रीडम, आज़ादी। तो देश की आज़ादी का जब ये 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव है, तब बच्चों के लिए एक बाल स्वराज पोर्टल डेडिकेटेड है, और ऐसे सभी बच्चे, इनका सर्वे आंगनवाड़ीज़ के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, जहाँ से इंफॉर्मेशन जैसे आती है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को दी जाती है, और फिर वो हमारे पोर्टल पे आती है, और फिर जो वो एक मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो हो, ये मॉनिटरिंग करने का काम हम करते हैं। अंकल, अभी तक आपके सामने जितने भी केसेस आए हैं, उन केसेस में आपको कभी ऐसा हुआ होगा जिनको देख के सबसे ज़्यादा खुशी हुई हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? खुशी तो मेरे पास जो काम है वो बेहद तकलीफ में जो बच्चे, उन तक मदद पहुंचाने का काम। मैं मदद पहुंचा सकता हूं, लेकिन उनकी तकलीफ तो ख़त्म नहीं हो जाती तत्काल। तो मेरे काम में एक सेटिस्फेक्शन है कि हम किसी बच्चे की मदद कर पाए, किसी बच्चे तक मदद पहुंचा पाए, किसी बच्चे का जीवन बचा पाए। लेकिन खुशी तो सही मायने में वो चीज़ होती है कि जब बच्चों को इस तरीके की परिस्थिति का सामना करना ही ना पड़े, तो वो तो अभी नहीं है। हाँ। और सबसे परेशानी भरा पल? रोज़ अभी मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो फ़ोन आ रहा है, तो मेरे पास जब फ़ोन आता है या कोई मैसेज आता है तो कोई ना कोई बच्चा परेशान होता है। तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ हो, उसको पीटा गया हो, तब मुझे एकदम हार्श एक्शन लेना है, या किसी बच्चे को स्कूल में केवल एक थप्पड़ मार दिया या स्कूल से निकाल दिया तो कम हार्श एक्शन लेना है। मेरे को तो दोनों कंप्लेंट पे सिमिलरली एक जैसी कार्रवाई करनी है। तो
हर कंप्लेंट उतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ हमने अपनी फंक्शनिंग में बदलाव किया, ये NCPCR साल में 3-3,500 कंप्लेंट्स आती थी और ख़त्म हो जाती थी। हमने जब ये देखा इतने बड़े देश में अगर 3-4 हज़ार कंप्लेंट्स पे हम काम कर रहे हैं तो हम अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो हमने बच्चों तक रीच आउट करना शुरू किया। और आज हालत ये है कि हम 40,000 कंप्लेंट्स पे साल भर में काम करते हैं। हम बच्चों तक जाते हैं, उनकी कंप्लेंट्स लेके आते हैं। तो हमने उतने ही रिसोर्सेज के साथ कमीशन की NCPCR की जो एफिशिएंसी है वो लगभग 15 गुना बढ़ाई है। तो ये एक संतुष्टि की तरह है कि अब कम से कम हम लोग जो सभी लोग कमीशन में काम कर रहे हैं, जाहिर है सरकार हमको सैलरी दे रही है, हम अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। हम बच्चों के लिए कम से कम जितना वक्त हमें देना चाहिए उतना वक्त हम डेडिकेट कर पा रहे हैं। ये बस केवल एक जॉब सेटिस्फेक्शन है, बाकी खुशी तो नहीं। तो जब टीचर कभी कभार स्कूल में बच्चों को मारती हैं तो वो लॉ में है कि नहीं? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका सेक्शन 17 है जो कॉर्पोरल पनिशमेंट को प्रोहिबिटेट करता है। और मारना, डांटना, जोर से अशेम्ड फील कराना, कान पकड़ के खींचना, ये सब तो क्राइम है। तो इसके लिए टीचर्स के ऊपर उनके सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन होता है। लेकिन इसका मतलब बेटा ये बिल्कुल नहीं है कि टीचर्स की झूठी शिकायत करनी है हमको। जो टीचर्स ऐसा करते हैं उनकी शिकायत अपने घर पे करो, प्रिंसिपल से करो, और कहीं नहीं कोई सुने तो फिर कमीशन को करो, फिर हम लोग उसमें एक्शन लेंगे। लेकिन हम कभी किसी टीचर की झूठी शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत है, और गलत काम का फिर कमीशन भी उसमें मदद नहीं करता। कभी कोई ऐसा बच्चा आपके पास आता है कि उसने झूठी शिकायत करी हो तो आप बच्चे के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं? बच्चे सच्चे होते हैं बेटा, आज तक किसी बच्चे ने झूठी शिकायत नहीं की। पर अंकल अभी आपने बताया कि ये टीचर्स का मानना गलत है, पर पहले के समय में पेरेंट्स खुद बोल के आते थे कि हमारे बच्चे के लिए जो सही हो आप वो करें, तो अब ऐसा क्यों माना जाता है कि मारना गलत है? क्या होता है, ये आपके पेरेंट्स ने जो आपको बताया, तो आपको आपके पेरेंट्स से एक सवाल पूछना चाहिए कि आपके साथ क्लास 5th में कितने लोग थे, 6th में कितने लोग थे, 7th में कितने थे, ग्रेजुअली बढ़ते 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 12th तक कितने आए, और कितने टीचर्स की पिटाई के डर से ड्रॉप आउट हो गए, कितने टीचर्स की पिटाई के डर से स्कूल बंक कर जाते थे, कितने टीचर्स की पिटाई के डर से पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाते थे। तो बच्चे इस कारण ट्रॉमाटाइज ना हो, उनकी पढ़ाई ना छूटे, उनका बच्चों का, आप लोगों का जो मन होता है बहुत कोमल होता है। उस पर अगर एक बार ये बात आपके मन में घर कर गई कि मैं स्कूल आज होमवर्क करके नहीं गया हूँ, मैं अब जाऊँगा तो टीचर पीटेगा, तो वो जो डर होता है ना, वो डर आपकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, और फिर आपके मन में इस तरीके की भावनाएं बढ़ने लगती हैं, आप डरने लगते हो। और डरना तो कभी किसी से नहीं चाहिए, और पढ़ाई के लिए तो डरना ही नहीं चाहिए, और डरना तो कभी है ही नहीं। किसी से क्यों डरें? हम जब कोई गलत काम नहीं करते तो क्यों डरें? इसलिए डर बच्चों में खासतौर पर पढ़ाई को लेकर ना हो, इसलिए कानून में प्रोविजन किया गया। कभी कोई बच्चा अपने घर वालों से ही परेशान है तो वो क्या करेगा? नहीं, बच्चा घर वालों से क्यों परेशान है? उसे बेवजह पीट रहे हैं, बेवजह डांट रहे हैं, बेवजह कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। और बच्चों को कोशिश करना चाहिए, अगर घर में मामला सेटल नहीं होता है तो फिर कंप्लेंट करेगा तो फिर घर वालों को लीगल प्रोसेसेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना इसमें व्यक्तिगत रूप से ये है कि ऐसे पेरेंट्स की काउंसलिंग की जानी चाहिए, ऐसे घर के मेंबर्स की काउंसलिंग की जानी चाहिए कि बच्चों को अनड्यू प्रेशर ना दें, अननेसेसरी ट्रॉमाटाइज ना दें।
और बच्चे अगर पेरेंट्स के डर के मारे ये बात बताएं ही ना तो बहुत गलत है। पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जो हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलप होती है, और जाहिर है जिन लोगों को खुद के डेवलपमेंट ईयर्स में, खुद के डेवलपमेंटल प्रोसेस में ताड़नाओं का सामना करना पड़ा या विपरीत परिस्थितियां देखनी पड़ी, वो फिर परिलक्षित होता है खुद के बच्चों पर। तो भारत में निश्चित रूप से एक पॉजिटिव पेरेंटिंग एनवायरनमेंट सिखाने की, बताने की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चों को ही बुरे तरीके से पाला जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ बच्चों को भारत में क्या पूरी दुनिया में घरों के अंदर वायलेंस का, घरों के अंदर शोषण का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो रिपोर्ट करें। टीचर्स को बता सकते हैं, 1098 पे चुपचाप कॉल कर सकते हैं, कमीशन को चुपचाप चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और जहाँ किसी भी अथॉरिटी के पास आता है तो फिर उन घर वालों को भी बख्शा नहीं जाता। विदिशा के बच्चों के बारे में क्या चैलेंजेस हैं? विदिशा मेरा खुद का भी होम टाउन है, और बच्चों के चैलेंजेस की बात जब हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है उस चुनौती के पनपने और बनने के लिए हमारे पूरे सिस्टम का फेल्यूर रिस्पॉन्सिबल है। इस समय बच्चों को सबसे बड़ा खतरा नशे से है। विदिशा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, विदिशा के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी नशा बच्चों के बीच में घर करता जा रहा है, और ये स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज विदिशा के बच्चों के सामने लगता है वो नशे की जो बुराई है उसकी आदत लगने का है। वो नशा गुटखा है, सिगरेट्स हैं, तंबाकू के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, कफ सिरप्स हैं, ड्रग्स हैं, इंजेक्शन्स हैं, शराब है, हर फॉर्म में है। और हमारे यहाँ तो इतना रैम्पेंट हो चुका है कि मुझे वाकई कई बार डर लगता है, और मैं कई बार खुद को अक्षम पाता हूँ कि अगर हम अपनी ही पीढ़ी को नशे से नहीं बचा पा रहे हैं तो हम सब फेल हो रहे हैं, और हम सब फेल होकर अगर अपने बच्चों को खो रहे हैं तो इससे बुरा तो हम सब के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ज़रूरी है कि हम सबको मिलकर, जाहिर है बच्चों को साथ लेके, कुछ स्टेप्स पे काम करना चाहिए। जैसे किसी भी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की दुकान नहीं होनी चाहिए, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा नहीं बिकना चाहिए। तो विदिशा के बच्चों को ये ठानना होगा कि हमारे स्कूल के आसपास अगर दुकान होगी तो हम NCPCR को कंप्लेंट करेंगे, और फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस दुकान को मैं हटवाऊंगा। अगर कोई मेडिकल स्टोर बच्चों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप दे रहा है या कोई दूसरा नशे का सामान दे रहा है, हमको उसको जेल में डाल देना चाहिए। आप लोगों को अपने स्कूल्स में ये वॉच करना चाहिए कि किन बच्चों को इस तरीके के एब्यूजर्स टारगेट कर रहे हैं, और वो सूचनाएं, वो इन्फॉर्मेशन कोई नहीं सुनता तो मुझ तक भेज दीजिए। ये फिर मेरा काम है इंश्योर करना कि हम उन लोगों को जेल भेज पाए, लेकिन ये हमें बहुत सख्ती से, बहुत तेजी से, बहुत ताकत से करना पड़ेगा। और ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि इसमें हमें सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत ताकतवर लोगों से लड़ना है, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। मैं जब देखता हूँ कि बाल विहार के बगल में शराब की दुकान है, स्कूलों के आसपास पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट रैम्पेंट बिक रहा है, ड्रग्स, गांजा, विदिशा में चरस, ये सब अवेलेबल हो रही है। तो ये स्थितियां खतरनाक हैं, भयावह हैं, और हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ये आज और अभी ही सोचना होगा। इसके लिए दूसरा वक्त नहीं आएगा, ये आज और अभी करने का काम, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अंकल, ये NCPCR क्या है?
बेटा एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 2005 में पार्लियामेंट ने, भारत की संसद ने एक कानून पारित किया, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। 2007 से इस कमीशन का पहली बार गठन होना शुरू हुआ और ये आयोग देश भर में बच्चों से जुड़ी हुई शिकायतों का समाधान करने वाला एक संवैधानिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको क्वाज़ी जुडिशियल पावर है। अगर कोई बच्चा परेशानी में है, तकलीफ़ में है, और जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको उसकी शिकायत सुननी चाहिए, वो पुलिस हो सकती है, वो स्कूल की अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, वो अथॉरिटीज़ और किसी सरकार के महकमे से संबंधित हो सकती हैं, अगर वो बच्चे की शिकायत नहीं सुन रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे हैं, या बच्चे की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तब आयोग इंटरवीन करता है। इंटरवीन करके हमारे पास चूँकि क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स होती हैं, हम सम्मन करके ऑफिसर्स को बुला सकते हैं अपने पास, हम उनको निर्देश दे सकते हैं। तो बच्चों की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान सरकार से करवाने का काम ये आयोग करता है। इसके अलावा जो बच्चों से जुड़े हुए देश के महत्वपूर्ण कानून हैं, हमारा संविधान बच्चों को बहुत सारे अधिकार देता है, बहुत सारे। आप लोग कभी अगर सिविक साइंस पढ़ते होंगे, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 39, आर्टिकल 55, आर्टिकल 14, 15, ये सब बच्चों के लिए बहुत सारे राइट्स हैं। इन राइट्स को बच्चों तक पहुंचाने के लिए अनेक सारे कानून हैं, 17-18 कानून हैं देश में। उनमें से 3 जो बड़े कानून हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो बच्चों को केयर, प्रोटेक्शन और उनके रखने वाली जगहों को, जिन बच्चों के पास घर नहीं होता उन्हें किसी चिल्ड्रन होम में रखना होता है, उनको रेगुलेट भी करता है। जो बच्चे ऑर्फन होते हैं उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन को जो रेगुलेट करने का, जो इम्पार्ट करने का काम करता है, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करता है। उस एक्ट की मॉनिटरिंग का काम एनसीपीसीआर करता है। ऐसे ही जिन बच्चों को कोई फिजिकली, सेक्सुअली हर्ट करता है, उनको सज़ा देने के लिए भारत का जो कानून है वो पॉक्सो एक्ट है, सबसे सख्त कानून है। POCSO, पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। उस एक्ट का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं देश में, ये मॉनिटरिंग करने का काम भी ये एनसीपीसीआर करता है। फिर एक और कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आप लोगों ने सुना होगा, शिक्षा का अधिकार कानून। भारत का संविधान 6 से 14 साल की आयु के हर बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। उसको स्कूल भेजना मैंडेटरी है, उसको पढ़ाना मैंडेटरी, सब सरकार की जिम्मेदारी है। उस कानून की मॉनिटरिंग और शिकायतों के निवारण का काम भी ये एनसीपीसीआर करता है। और एनसीपीसीआर इसके अलावा चाइल्ड लेबर, चाइल्ड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ और अन्य जो कानून है बच्चों से जुड़े हुए 17-18, उनके बारे में भी शिकायतों को निपटाने का काम करता है। और ये सब करने के बाद देश में बच्चों की स्थिति क्या है, कानूनों का कैसा पालन हो रहा है, सरकार के माध्यम से एक रिपोर्ट भारत की संसद को देता है। और जब हमें ज़रूरत लगती है कि हमको संसद को बीच में कोई बात बतानी है, कोई बड़ी बात है, किसी कानून का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, कई बच्चों के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो हम बीच में भी सरकार से बोल सकते हैं कि ये रिपोर्ट संसद के सामने रखिए, और हम ये करते हैं। तो ये एनसीपीसीआर के काम। अंकल, आज आप यहाँ आए और हमसे इतनी सारी बातें शेयर की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खूब खुश रहो। और अगर आपको ये हम बच्चों का छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।